हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल जियो साइंस में स्वागत है। मैं कमलेश कुमार। क्लास 12 का फिजिक्स पिछले लेक्चर में देखा होगा कि हम लोग ऑप्टिक्स के बारे में पढ़े थे। वहाँ पर स्टार्ट हुआ था रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में एक मुख्य पॉइंट के बारे में हम लोग पढ़े थे। लाइट का बहुत सारा प्रॉपर्टी भी था कि लाइट क्या है। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हुज वेवलेंथ रेंज 4000 एंगस्ट्रम टू 8000 एंगस्ट्रम। इसके बाद लाइट का बहुत सारा प्रॉपर्टी पढ़ा कि लाइट इज ए नॉन मैकेनिकल वेव, लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। स्पीड ऑफ लाइट के बारे में पढ़े हम लोग कि 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और किलोमीटर की बात आएगा 3×10⁵ 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। उस लेक्चर के बाद हम लोग जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो होगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। जो हम लोग ऑप्टिक्स का दो भाग, रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, तो उसी का एक भाग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज। रे ऑप्टिक्स है क्या ये पता होगा। रे ऑप्टिक्स का मतलब ज्योमेट्रिकल का मतलब हुआ कि हम लोग सारा फिगर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मिरर का दो भाग, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। वहाँ से हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे कि स्फेरिकल मिरर का दो टाइप होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में पहले जान लेते हैं। तो ज्योमेट्रिकल है क्या। ज्योमेट्रिकल का मतलब हुआ डायरेक्ट ज्योमेट्री का मेथड लगाएंगे, उससे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं। कंस्ट्रक्शन बनेगा, वहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन बनेगा कि कॉनकेव लेंस से इमेज का फॉर्मेशन कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स लेंस से इमेज का फॉर्मेशन कैसा बनेगा, प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसा बनेगा। जो आप लोग पढ़े थे 10th क्लास में कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने का विशेषता क्या है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रोसेस क्या है, हम लोग वहाँ पर पढ़े थे। आज उसी का ध्यान दीजिएगा, आज उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से नोट करिएगा और लिखते चलिएगा, क्योंकि नोट्स आपके पास रहेगा तो आप कभी भी उसको यूज कर सकते हैं। पहला रे ऑप्टिक्स क्या है। रे ऑप्टिक्स कहने का मतलब वो पार्टिकल नेचर। बार बार कह रहे हैं ऑप्टिक्स का दो टाइप हम लोग पढ़ेंगे। पहले पार्टिकल नेचर के बारे में, उसके बाद वेव नेचर के बारे में। और ये जो दोनों नेचर मिलेगा तब कहलाएगा डुअल नेचर। रेडिएशन ऑफ मैटर, वहाँ हम लोग पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ मैटर। वहाँ हम लोग पढ़ेंगे डुअल नेचर कैसा आएगा, वहाँ प्रिंसिपल आएगा। चलिए, तो रे ऑप्टिक्स का फर्स्ट वो उसका लेक्चर क्या है, उसका डिफिनेशन क्या है। द फेनोमेनन ऑफ लाइट विच आर स्टडी बाई यूजिंग ऑफ ज्योमेट्री। बताया तो ज्योमेट्री का यूज करके जो घटना हम तैयार करेंगे, जो फिनोमेनन तैयार होगा, उसको रे ऑप्टिक्स कहेंगे। अब घटना क्या घटेगा, जैसे मान लिया जाए कि कॉनकेव कहने का मतलब हुआ अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स कहने का मतलब हुआ उत्तल दर्पण। ध्यान दीजिएगा, कॉन्वेक्स कहने का मतलब हुआ अवतल दर्पण, कॉनकेव कहने का मतलब हुआ अवतल दर्पण, और कॉन्वेक्स कहने का मतलब उत्तल दर्पण। तो आप लोग पढ़ोगे कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत पर, इन्फिनिटी पर, वक्रता केंद्र और इन्फिनिटी पर, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच जिसको कहेंगे। फिर सेंटर पर रखेंगे तब क्या होगा, सेंटर और फोकस के बीच रखेंगे तब क्या होगा, फोकस पर रखेंगे तब क्या होगा, पोल और फोकस के बीच रखेंगे तब क्या होगा। ये सब जितना भी इमेज का फॉर्मेशन होता था हम लोग 10th क्लास में पढ़ते थे, तो वहाँ पर वही है रे ऑप्टिक्स के बारे में हम लोग पढ़ते थे। परंतु वहाँ पर रे ऑप्टिक्स के बारे में बताया नहीं जाता था कि डायरेक्ट पढ़िए प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, वहाँ बताकर टीचर क्या करते थे, निकल जाते थे। आज हम लोग वही चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप ध्यान से याद कीजिएगा परिभाषा को। द फेनोमेनन ऑफ लाइट विच आर स्टडी बाय यूजिंग ऑफ ज्योमेट्री का यूज करके जो हम लोग लाइट के बारे में स्टडी करेंगे उसी क्या कहते हैं, रे ऑप्टिक्स कहते हैं। उसके बाद देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको आप लोग पढ़ोगे प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो आप लोगों को पता होगा कि एक अच्छे सरफेस की ज़रूरत होता है प्रकाश को रिफ्लेक्ट कराने के लिए। सबसे अच्छा सरफेस चांदी को माना गया है, परंतु चांदी
कि सरफेस का कम अभाव होने के कारण उसका लोग इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। सबसे ज़्यादा जो होता है रिफ्लेक्टेड सरफेस में प्लेन मिरर को इस्तेमाल किया जाता है, जो हम लोग घर में भी उसका यूजिंग करते हैं। तो पहला बात है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लौटना, और लाइट का लौटना ही क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लिखा हुआ व्हेन द लाइट इंसिडेंट ऑन एनी सरफेस, कह रहा है व्हेन द लाइट इंसिडेंट का मतलब होता है आपतित करना, ऑन द एनी सरफेस, कोई सरफेस पर प्रकाश क्या होती है, पड़ती है, एंड रिटर्न्स बैक, फिर लौट जाती है, देन दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहने का मतलब हुआ किसी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब बात आ गया कि नहीं, प्रकाश का परावर्तन तो होगा, उसके लिए कहीं ना कहीं तो एक सरफेस चाहिए। तो हम लोग मिरर के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, परंतु आने वाला लेसन जो होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वहाँ लेंस के बारे में पढ़ेंगे। मिरर कब बनेगा, जब कोई कांच का एक भाग चाहे अंदर या बाहर, इनर सरफेस या आउटर सरफेस को कई भाग कर देंगे तो वहाँ पर मिरर के रूप में काम करेगा। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक कैंची है, कांच है, उसका अंदर का भाग कलई कर दिया, अंदर का भाग कलई करने के बाद यदि लाइट इस सरफेस से पड़ेगा तो इससे क्या होगा, प्रकाश आर पार नहीं होगा, क्योंकि हम बता चुके हैं कि ट्रांसपेरेंट हमेशा कांच होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब हुआ वो पारदर्शी है, जिससे प्रकाश क्या होती है, आर पार हो जाती है। यदि प्रकाश आर पार हो जाएगा तो वस्तु का तो इमेज बनेगा नहीं। जैसे मान लीजिए कोई ऐनक के सामने हम लोग खड़े होते हैं तो ऐनक का पीछे का भाग कलई किया होता है, तब हम लोग को क्या होता है, लाइट उस पर पड़ता है, लाइट पड़ने के बाद वो रिटर्निंग आता है, और रिटर्निंग आने के बाद क्या होता है कि हमारा इमेज का फॉर्मेशन वहाँ पर वर्चुअल रूप से दिखाई देता है। तो हम लोग यहाँ परिभाषा क्या लिखा हुआ है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का व्हेन लाइट रे इंसिडेंट ऑन एनी सरफेस एंड रिटर्न्स बैक, देन दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब बात आ गया कि मिरर क्या है। इसका मतलब हुआ जब कोई भाग, कांच का एक भाग कलई कर देंगे, जब कोई इंसिडेंट रह जाएगा तो वो मैक्सिमम पार्ट ऑफ रे क्या होगा, रिटर्न्स कर जाएगा, उसे क्या कहेंगे, मिरर कहेंगे। यही चीज लिखा हुआ है ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच रिफ्लेक्ट मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंसिडेंट रे। आपतित किरण के मैक्सिमम पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देना, परावर्तित कर देना ही क्या कहलाता है, हम लोग मिरर कहते हैं। मिरर का डिफिनेशन ही पढ़ा था, वैसा सतह, चाहे कांच का वैसा सतह जिसका एक भाग कलई किया हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। यहाँ पर कलई किया हुआ है भी देख लीजिए, ये प्लेन मिरर है। मिरर का दो टाइप्स होता है, आप लोग अच्छे से नोट कीजिएगा, पहला प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। परंतु एक और मिरर होती है पैराबोलिक मिरर, जो पूर्ण रूप से गोल नहीं होता है। तो हम लोग ज़्यादातर बात करेंगे प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर के रूप में बात करेंगे। स्फेरिकल मिरर का दो टाइप होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या है ये पता करेंगे आने वाला वीडियो में। हम लोग पहले मिरर के बारे में जान लेते हैं, मिरर का होता क्या है बताया। तो यदि ये कांच है, कांच का एक भाग कलई कर दिया तो ये मिरर कहलाएगा। प्लेन मिरर के बारे में अभी थोड़ा सा लेक्चर पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद जैसे ही स्फेरिकल मिरर स्टार्ट होगा, तो स्फेरिकल मिरर स्टार्ट होने के बाद यदि इसके बारे में कॉन्वेक्स और कॉनकेव के बारे में पढ़ेंगे पूर्ण रूप से, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं, पहला प्लेन मिरर क्या चीज़ है। तो आप लोगों को पता होगा प्लेन का मतलब हुआ समतल, जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या हो, प्लेन हो, उसे प्लेन मिरर कहते हैं। डिफिनेशन होता है ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन इज कॉल्ड प्लेन मिरर। ए मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या बोलेंगे, ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन इज कॉल्ड प्लेन मिरर। ए मिरर वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो, समतल हो, उसे क्या कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। देखिए प्लेन मिरर का पहचानने का तरीका है, ऊपर का भाग कलाई कर दीजिए या नीचे का। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको VVIP मानिएगा तो ज़्यादा बेहतर है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता भी है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होते हैं,
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 2 होता है। हम लोग जानेंगे पहले कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है प्लेन मिरर के द्वारा। तो आप लोगों को पता है कि लाइट आएगा तो इंसिडेंट रे और लौटेगा तो रिफ्लेक्टेड रे, और जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे पड़ा है उस पर नॉर्मल ड्रा करेंगे तो कहलाएगा वहाँ पर अभिलंब, और इसके बीच में जो कोण बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो हम लोग आपतन कोण के बारे में जानते हैं, इसके बीच में बनेगा रिफ्लेक्टेड रे, और नॉर्मल के बीच बनेगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग परावर्तन कोण के बारे में जानते हैं। और ये जो तीनों पॉइंट जिस बिंदु पर टिका हुआ है उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। यहाँ से हम लोग 2 नियम पढ़ेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का नियम जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का नियम क्या है, थोड़ा सा हिंदी में आप समझिएगा। पहले हम लोग क्या पढ़े थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में कि प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम होता है, 2 नियम। तो यहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा लिख दे रहे हैं हम। आपतित किरण इसको बोलेंगे हम लोग परावर्तित किरण, थोड़ा सा हेल्प कर दे रहे हैं, इसको बोलेंगे अभिलंब, इसको बोलेंगे परावर्तन कोण, इसको बोलेंगे हम लोग आपतन कोण, इसको बोलेंगे हम लोग आपतन बिंदु। चलिए बता दिया गया। तो हम लोग क्या नियम पढ़े थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। अब अंग्रेजी में क्या होगा, इसको ध्यान दीजिए, बहुत आसान लैंग्वेज है, कोई लैंग्वेज टफ नहीं है। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, नोट कीजिएगा, जाहिर सी बात आपको याद रहेगा। यहाँ पर हम लोग क्या जानेंगे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रा ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर इन सेम प्लेन इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट रूल होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट रूल क्या होगा, तो बोलेंगे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉ ऑन द इंसिडेंट पॉइंट आर इन सेम प्लेन। देखिए लिखा हुआ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉ ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर इन सेम प्लेन। ये फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ क्या होता है, ये दोनों आपस में एंगल बराबर होता है। आप लोगों को पता होगा कि न्यूटन यही प्रूफ नहीं कर पाया था, अब बता के चला गया था कि कोण आई बराबर कोण आर होता है ऐसा, परंतु हाइगन्स आए थे तो प्रूफ किए थे कैसे होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज सेम, सेम का मतलब बराबर होता है। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद का जो पॉइंट है हम लोग पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर के द्वारा उसकी विशेषता क्या होती है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका समय शुभ हो। जय हिंद।